जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी नाम दानिश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर ये सेमेस्टर 4 का पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक है और बहुत से स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है जेनेटिक डिसऑर्डर में। तो आज हम ये कवर करेंगे। परसों के दिन पैथोफिजियोलॉजी का पेपर है, तो पेपर के बेस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया है वो 3 डिजीज़ मेंशन किया है। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम है, और दूसरा हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है, और तीसरा हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो आज हम कवरिंग करेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप ये नाम से याद करना कि ये सारे हमारे पास क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये कि ये जीन या क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो इसकी वजह से जो बीमारी आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले पहला डिजीज़ हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो डाउन सिंड्रोम को हम दूसरा ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि डाउन सिंड्रोम को दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ट्राइसोमी 21 इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले इसका हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डाउन सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल इंसान में जो क्रोमोसोम होता है वो 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, 23 पेयर होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में ये होता है कि 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा कापी ऐड हो जाती है। तो इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम वाले जो मरीज़ होता है उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 47 होता है। ये याद करना कि डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 21 इफेक्ट होता है। 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा कापी ऐड हो जाती है, तो उसको हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंडीशन इन विच एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल काज डिले इन द वे टू चाइल्ड डेवलपमेंट बोथ मेंटली एंड फिजिकली। जब 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा कापी ऐड हो जाती है तो इसके नतीजे में क्या होता है, बच्चे का जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, इस डिजीज़ में। इसके बाद हमारे पास डाउन सिंड्रोम इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ड्यू टू एक्स्ट्रा कापी ऑफ 21 क्रोमोसोम। ये मैंने बताया था कि ये 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा कापी क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है। A child get an extra chromosome 21 for a total 47 chromosome instead of 46। नॉर्मली हम कितने होता है क्रोमोसोम और सेल में, 46 होता है। और जब ये एक्स्ट्रा कापी हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि 47 कहते हैं। सबसे पहले नॉर्मली इंसान में 46 होता है, और डाउन सिंड्रोम में कितने होता है, वो 47 होता है। दूसरी बात, क्रोमोसोम की हमारी बॉडी में क्रोमोसोम की 2 टाइप्स है। एक है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, दूसरा है एक सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम जो होता है ऑटोसोमल, वो हमारे पास कितने होता है, वो 22 पेयर होता है। और सेक्स क्रोमोसोम जो होता है हमारे पास 1 पेयर में होता है। एक्स फीमेल में होता है और एक्स वाई किस में होता है, वो मेल में होता है। तो ये भी हम सीक्वेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि डाउन सिंड्रोम हमारे पास ऑटोसोमल में आती है या सेक्स क्रोमोसोमल में, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आती है। तो डाउन सिंड्रोम जो होते हैं हमारे पास 21 है, तो ये हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिजीज़ में आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये नाम याद करना कि ये पहला डिस्कवर किसने किया, जॉन लंडन डाउन ने 1866 में ये डिस्क्राइब किया था। इट इज़ मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल का जो एबिलिटी होता है वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ केसेज ऑफ डाउन सिंड्रोम आर काज बाई नॉन डिस्जंक्शन और एरर इन सेल डिवीजन ड्यूरिंग मियोसिस। ये याद करना, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि डाउन सिंड्रोम का मेन काज क्या होता है। इसमें इसका मेन काज जो होता है वो नॉन डिस्जंक्शन होता है। नॉन डिस्जंक्शन का मतलब है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो होता है, हाँ, उसमें जो मियासिस होता है, जो क्रोमोसोम अलग अलग होता है, तो उस टाइम पे मियासिस में क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेट नहीं होते। जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते तो उस टाइम पे ये कापी क्या हो जाती है, ये ऐड हो जाती है, वहाँ पे रह जाती है। तो रिजल्टिंग में क्या होता है, ट्राइसोमी 21 नंबर क्रोमोसोम पे क्या होता है, वो कापी ऐड हो जाती है। तो इसका मेन काजेज़ क्या है, डाउन सिंड्रोम का मेन काज क्या है, नॉन डिस्जंक्शन आप एरर ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग मियासिस। मियासिस के दौरान जो क्रोमोसोम सेपरेट होता है तो उस दौरान क्रोमोसोम क्या होता है, वो सेपरेट नहीं होते। ठीक है, ज़्यादातर ये मदर 20 और ज़्यादातर
45 ईयर वाले और क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। इसके बाद ये क्रोमोसोम आप देखें ये सारे कापियों में होता है, लेकिन 21 नंबर क्रोमोसोम पे यहाँ पे एक कापी ऐड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद वो साइन सिम्टम क्या है उसका, तो साइन सिम्टम, पहला साइन सिम्टम स्मॉल पेंकी फिंगर उसमें उसका होता है उस बच्चे की, दे टू पॉइंट एंड वन टुवर्ड द थंब की साइड पे, और वन क्रिएज इन द पाम ऑफ देयर हैंड, पाल्मर क्रिएजेज। पाल्मर में जो क्रिएजेज होते हैं, जो धागे धब्बे होते हैं, उसमें नॉर्मली बंदे में 2 होता है, लेकिन 1 क्रिएज जो होता है हमारे पास किस में होता है, और डाउन सिंड्रोम वाली मरीज़ में होता है। बीइंग मोर प्रोन टू इन्फेक्शन और इलनेस, इसमें इन्फेक्शन और इलनेस का बहुत ज़्यादा ख़तरा होती है। विजन प्रॉब्लम और आई डिजीज़ उसमें होता है। इनके अलावा स्लांटेड हाई दैट पॉइंट अपवर्ड की तरफ आ जाती है। ईयर इन्फेक्शन उसमें होता है, हियरिंग लॉस उसमें होता है। शार्टर देन एवरेज जो हीट उसमें होता है, स्मॉल ईयर में उसमें होता है, हैंड होता है, पीठ होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। इसका मतलब ये है कि उन बच्चे में डाउन सिंड्रोम वाली बच्चे को क्या होता है, उसका सारा जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और इसका जो मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या होता है, वो मुकम्मल स्लो हो जाती है। इसके बाद हमारे पास उन मरीज़ को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है, मेंटल रिटार्डेशन उसमें होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ल्यूकीमिया होता है, उसमें ल्यूकीमिया का ख़तरा बहुत ज़्यादा होती है, उसका शार्ट स्टेचर होता है, प्रोटेक्शन ऑफ टंग उसका होता है बाहर की तरफ, डेंटल प्रॉब्लम उसकी होती है, ठीक है। अपलेट नोज ब्रिज उसमें होता है, शार्ट नेक होता है, और डिस्टोनिया क्या है, ये एबनॉर्मल मूवमेंट है जो इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट करता है हमारे इख्तियार के बगैर, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास डाउन सिंड्रोम वाली पेशेंट का एग्जांपल लें। इसके बाद वॉक एंड मूव, ग्रास एंड फाइन मोटर स्किल के थ्रू, स्पीक लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल हम उसको देते हैं, लर्न कॉग्निटिव स्किल हम उसको इम्प्रूव करता है, प्ले सोशल एंड इमोशनल स्किल उसका हम इम्प्रूव करता है। एज अ रिजल्ट इट मे टेक योर चाइल्ड लॉन्गर टू डू द फॉलोइंग थिंग। सबसे पहले टॉयलेट ट्रेनिंग उसको हम देते हैं, फिर स्पीकिंग दियर फर्स्ट वर्ड उसको हम बताएंगे, और टॉकिंग दियर फर्स्ट टिप, जो बातें करते तो उसका फर्स्ट टिप हम उसको बताएंगे, और ईटिंग फूड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये सारे साइन सिम्टम उस मरीज़ का होता है। डाउन सिंड्रोम का इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इम्यूनोसिंथेसिस हम करवाते हैं। इम्यूनोसिंथेसिस ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ड्यूरिंग द डिलीवरी डॉक्टर क्या करता है, एक नीडल इंसर्ट करता है यूट्रस को, जो बेबी के आसपास जो फ्लूइड होता है जिसको एमनियाटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियाटिक फ्लूइड से सैंपल लेता है, क्योंकि एमनियाटिक फ्लूइड जो होता है उसमें बच्चे का क्या होता है, सील होता है। तो उन सील के थ्रू, एमनियाटिक फ्लूइड सैंपल के थ्रू बच्चे का जो हेल्थ होता है वो चेक करता है, और जेनेटिक डिजीज़ चेक करता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, ठीक है। ये सारे डिजीज़ क्या करता है, ये चेक करता है। तो एमनियाटिक फ्लूइड क्या है, इम्यूनोसिंथेसिस के डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। और इसका सैम्पलिंग किससे करवाते हैं, एमनियाटिक फ्लूइड से सैम्पलिंग करवाता है। और ये किस टाइम पे करवाते हैं, तो ये ज़्यादातर 15 से लेकर 20 वीक के बीच में करवाता है, डिलीवरी के दौरान, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कोरियानिक वेलेज सैम्पलिंग है, ये भी एक डायग्नोस्टिक है जो सैम्पलिंग लेते हैं ब्लड से, फीमेल की ब्लड से, ठीक है। इसके अलावा परकुटेनियस अम्बिलिकल कार्ड है, परकुटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग भी है, ठीक है। इनके अलावा एबनॉर्मल लेवल ऑफ फेप ए क्या है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी एक टेस्ट होता है, और ये भी इंसर्ट करता है, इनसे सैम्पलिंग लेता है, ठीक है। एसीजी में इंडिकेट अ प्रॉब्लम विद बेबी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एसीजी भी एक हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, और इसका वैल्यू भी जब ज़्यादा आ जाती है, एबनॉर्मल आ जाती है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि बेबी क्या है, अनहेल्थी है। दूसरा हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है, दूसरा डिजीज़। पहला हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, अभी दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम सबसे पहले ये याद करना कि टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये ओनली फीमेल इफेक्ट करता है, ये सिर्फ फीमेल में होता है। इसमें मानोसोम में एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वो मिस होता है। ये फेनोटाइपिक फीमेल में होता है, क्योंकि जिन फीमेल में ये होता है तो उनका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है नॉर्मली। और ये भी MCQs के लिए याद करना कि टर्नर सिंड्रोम जो होता है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज़ है। फीमेल में जो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, उन एक्स में एक क्रोमोसोम क्या होता है,
वो एक्स कापी क्या होता है, वो मिस हो जाती है। तो इसकी वजह से उन मरीज़ में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 45 होता है। नॉर्मली 46 होता है, टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाती है, एक्स क्रोमोसोम एक क्या हो जाती है, वो मिस हो जाती है। द डिसऑर्डर इफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 ऑफ द एवरी 25% बच्चे जो पैदा होती है उनमें से एक बच्चे को क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। It has been estimated to more than 99% of fetuses spontaneously aborted in the first trimester। ज़्यादातर 99% fetuses बच्चों में ये बीमारी जब होती है तो उनमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, एबॉर्शन होता है उन बच्चों की। मोस्ट कंसिस्टेंट बीइंग शॉर्ट स्टेटर एंड ओवरिन डिस्टेंसेस। ये ज़्यादातर इसमें जो करेक्टरिस्टिक ये होता है कि उन बच्चे का स्टेटस क्या होता है, वो शॉर्ट होता है। और दूसरा ओवरिन डिस्टेंशन। ओवरिन डिस्टेंशन का मतलब ये कि ओवरी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। जब ओवरी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होते तो इसकी वजह से फीमेल को पीरियड्स भी नहीं आती, उनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो भी नहीं आती, ठीक है। तो इसमें ओवरिन डिस्टेंशन होता है, ओवरी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। इसके बाद हमारे पास देयर आल्सो मे बी एबनॉर्मेलिटी इन किडनी डेवलपमेंट। इसके साथ साथ किडनी का डेवलपमेंट ये भी एबनॉर्मल हो जाती है, एबनॉर्मेलिटी उसमें होती है। इसका लोकेशन भी एबनॉर्मल होती है और इसमें जो वास्कुलर सप्लाई होता है वो भी एबनॉर्मल होता है। डबल कलेक्टिंग सिस्टम उसमें होता है। चेंज इन नेल ग्रोथ में भी चेंजिंग हो जाती है। हाई आर्च प्लेट, ठीक है, और शार्ट फोर मेटाकार्पल उसमें भी होता है। और स्ट्रेबिस्मस होती है उसमें। स्ट्रेबिस्मस का मतलब ये कि बहुत हाई, दोनों हाई का जो लाइन होता है वो सेम नहीं होते, उसका डायरेक्शन सेम नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेबिस्मस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्लिनिकल पिक्चर है। क्लिनिकल पिक्चर साइन सिम्टम्स में क्या होता है, शार्ट स्टेटस होता है, मैंने बताया था आपको। दूसरा उसमें नो मेंस्ट्रुएट, उसमें नो मेंसेस आती है, मतलब पीरियड उसमें नहीं आती। एंड शो नो साइन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का साइन भी नहीं होती, क्योंकि इसमें ओवरी क्या होता है, ओवरी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। जब ओवरी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है तो इग नहीं बनता है। जब इग नहीं बनता है तो इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नहीं, एंड जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन, वो नहीं बनता। जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नहीं बनता तो इसकी वजह से फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो नहीं आती, ठीक है। इसके अलावा वेरिएशन इन द सिंड्रोम रेंज फ्रॉम एसेंशियली नॉन ऑफ वेविंग ऑफ द नेक विद रिडंडेंट स्किन फोल्ड एंड लो हेयर लाइन। और इसके साथ साथ इसके नेक पे ज़्यादातर बोल्डिंग दोबारा स्किनिंग का हो जाती है, और इसकी वजह से इसका जो हेयरिंग लाइन होता है वो चेंज हो जाती है। नॉन फेटिंग लिम्फेडीमा ऑफ द हैंड एंड फीट। पाँव और हाथों में क्या हो जाती है, लिम्फेडीमा होती है, लिम्फ स्वाल हो जाती है, और उसमें क्या होता है, नॉन पेटिंग होता है। और जब हम क्या करता है, और जब हम पेट करता है तो इसकी वजह से दाग नहीं बनते वहाँ पे। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट उसमें होता है। कोरेक्टेशन ऑफ द एओर्टा उसमें होता है। कोरेक्टेशन ऑफ द एओर्टा का मतलब ये कि नैरोइंग ऑफ द एओर्टा, जब एओर्टा नैरो हो जाती है तो इसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड बॉडी को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लिनिकल पिक्चर है उसका। इसके बाद वुमेन विद टर्नर डिजीज़ इज़ इंक्रीज मॉर्बिडिटी। जिन बच्चों में, जिन फीमेल में ये मसला होती है तो उनमें मॉर्बिडिटी का मतलब ख़तरा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कार्डियोवास्कुलर मसले, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, रेनल डिजीज़ एंड अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, ज़्यादा ख़तरा होती है उसका। एडल्ट विद टर्नर सिंड्रोम कंटिन्यू टू हैव रिड्यूस बोन मास। अगर एडल्ट को ये डिजीज़ है तो उनका जो बोन मास है वो रिड्यूस होता है। एंड दिस इज़ बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क फॉर फ्रैक्चर, और इसमें फ्रैक्चर का ख़तरा क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की थेरापी देते हैं हम उसको, और एस्ट्रोजन थेरापी देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रीटमेंट में आता है। तीसरा डिजीज़ हमारे पास है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पहला हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, दूसरा हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है, और तीसरा हमारे पास क्लाइनफेल्टर है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये हमारे पास ओनली किस में होता है, ये ओनली मेल में होता है। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सिर्फ मेल में होता है। इसमें क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कंडीशन ऑफ टेस्टिकुलर डिस्टेंसेस, इसमें जो टेस्टिस होता है वो डेवलप नहीं होते।
जिस तरह टर्नर सिंड्रोम में ओवरी डेवलप नहीं होते, तो इसी तरह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, टेस्टिस डेवलप नहीं होते। Accompanied by the absence of the one of the more extra X chromosome in excess of the normal male excess complement। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, तो ये भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एक्स वाई में एक एक्स का कापी क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है। जब एक्स का कापी ऐड हो जाती है तो कितना बन जाती है, 47 क्रोमोसोम बन जाती है। नॉर्मली सेक्स क्रोमोसोम जो होता है मेल और फीमेल में, एक्स एक्स जो होता है वो हमारे पास किस में होता है, वो फीमेल में होता है। एक्स वाई किस में होता है, वो मेल में होता है। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये होता है कि एक्स वाई के साथ एक एक्स क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है। तो नंबरिंग कितना होता है, नंबर कितना हो जाती है, 47 हो जाती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। दूसरा एंड्रेन के ज़्यादातर केसों में ये 2 एक्स ऐड हो जाती है, तो 48 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन द 47 जब हो जाती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से कितना हो जाती है, 47 हो जाती है। द रिजल्ट फ्रॉम नॉन डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग म्याटिक डिवीजन इन द वन ऑफ द पेरेंट्स। ये भी याद करना कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम का जो काज होता है वो सेम है। इसमें भी नॉन डिस्जंक्शन हो जाती है। नॉन डिस्जंक्शन मैंने बताया था आपको कि ड्यूरिंग द मियासिस जो क्रोमोसोम सेपरेट होता है, मेटाफेज है, ठीक है, रेनोफेज है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये ड्यूरिंग द जो सेल क्या होता है वो डिवाइड होता है। तो इस टाइम पे क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेट नहीं होते हैं। जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते तो इसकी वजह से कापी क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है। द काजेज ऑफ द नॉन डिस्जंक्शन, इसका काज नॉन डिस्जंक्शन है और इसका काज जो होता है वो अननोन है। एडवांस है मैटरनल एज, इसमें मैटरनल एज में उसका ख़तरा क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स का करेक्टराइज क्या है, इन लार्ज ब्रेस्ट, उसमें ब्रेस्ट का साइज़ क्या होता है, इन लार्ज होता है, जिसको मेल में उसको गाइनोकोमेस्टिक कहते हैं। स्पार्स फेशियल इन बॉडी हेयर, और बॉडी हेयर में जो बाल होता है वो कम हो जाती है। स्मॉल टेस्टिस का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म, और इसमें स्पर्म का जो प्रोड्यूसिंग का जो एबिलिटी होता है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म होती है, वो नहीं होते। मेल फिनोटाइप इज़ रिटेन, और इसमें जो मेल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, कम होता है। द कंडीशन ऑफन गोज़ अनडिटेक्टेड एट बर्थ, ठीक है। द इन्फेंट यूजुअली इज़ नॉर्मल मेल जेनेटेलिया विद अ स्मॉल पेनिस, और इसमें जो जेनेटेलिया होता है वो भी नॉर्मल होता है, और इसका मेल का पेनिस का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल पेनिस टेस्टिकल, और टेस्टिकल का साइज़ भी क्या होता है, वो छोटा होता है। इसके बाद एट प्यूबरिटी the intrinsically abnormal testes do not respond to stimulation from the gonadotropin and undergo degeneration। इसमें ये होता है कि ड्यूरिंग द प्यूबरिटी के टाइम पे जिन बच्चों में चाइल्ड में ये मसला होती है, तो उनमें जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज़ होता है किससे, हाइपोथैलेमस से, तो उनको रिस्पांस नहीं देते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस जो होता है उनको रिस्पांस नहीं देते। जब उनको रिस्पांस नहीं देते तो टेस्टिस क्या करता है, वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करते। दे में बी डिफिशन सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक, दे में बी सेक्सुअल डिस्फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो क्या हो जाती है, वो डिफिसिट हो जाती है। देयर में बी अ सेक्सुअल डिस्फंक्शन, और इसमें जो सेक्सुअल का जो एबिलिटी होता है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कंप्लीट इनफर्टिलिटी उसमें होता है, दैट अकर ऑन द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें जो स्पर्म का प्रोडक्शन का जो एबिलिटी होता है वो क्या होता है, वो ख़त्म होता है। इसके बाद हमारे पास रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हम देते हैं मरीज़ को। बिगिनिंग एट प्यूबरिटी, कब से शुरू कर दे, प्यूबरिटी हमसे हम शुरू करता है। कैन प्रोमोट मोर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, के लिए हम क्या देते हैं उसको, हम टेस्टोस्टेरोन देते हैं। although the intellect usually is normal, most 47 XXY male have some degree of language impairment। ज़्यादातर बच्चों में जब ये ऐड हो जाती है एक्स क्रोमोसोम, तो इसमें जो लैंग्वेज का डिग्री होता है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। दे often learn to talk later than do other children and often have trouble with learning to read and write। ठीक है, तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया।
जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने ऊपर से पढ़ा था, डीपली मैंने नहीं पढ़ा। एमसीक्यूज़ बेस के लिए अपॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि ये याद करना। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम पढ़ा था। डाउन सिंड्रोम के लिए याद करना कि ये ट्राइसोमी 21 उसको कहते हैं। इस पे 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा कापी ऐड हो जाती है, ये याद करना, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम का नंबरिंग याद करना कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम का नंबरिंग कितना होता है, वो 47 नंबर क्रोमोसोम होता है। 47 नंबरिंग क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इनके बाद हमारे पास ये याद करना कि ये डिस्क्राइब किसने किया है, तो ये 1866 में एक साइंटिस्ट था, जॉन लंडन डाउन। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये साइन सिम्टम याद करना, स्मॉल पिंकी फिंगर उसमें होता है, ठीक है। सारी चीज़ें उसमें ये देखना एमसीक्यूज़ के लिए। फिर हमारे पास ये इन्वेस्टिगेशन याद करना कि डाउन सिंड्रोम में और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में और टर्नर सिंड्रोम में हम कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन करता है, तो हम एमनियोसिंथेसिस हम करता है। एमनियोसिंथेसिस में मैंने बताया था कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें डॉक्टर क्या करता है, ड्यूरिंग द डिलीवरी क्या करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करता है, एक कैथेटर इंसर्ट करता है किसके थ्रू, यूट्रस में, और बच्चे में जो फ्लूइड होता है एमनियाटिक, जिसको एमनियाटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियाटिक फ्लूइड से सैम्पलिंग लेता है और उनसे क्या करता है, बच्चे का हेल्थ और ग्रोथ और इसमें जो डिजीज़ है वो चेक करता है, ठीक है। हमारे पास कोरियानिक वेलेस सैम्पलिंग है, परकुटेनियस है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ये किसका डायग्नोस्ट है। फिर मैंने टर्नर सिंड्रोम बताया था आपको। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मानो सोमी, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वो मिस होता है, ठीक है। और ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये ओनली कौन एपिक करता है, ये फीमेल एपिक करता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे पास किस में होता है, फीमेल में। फीमेल में जो सेकेंडरी 6 क्रोमोसोम होता है वो एक्स होता है, तो इनमें एक एक्स क्या होता है, कम हो जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम में ये याद करना कि ये क्रोमोसोम का नंबरिंग किसमें कितना होता है, 45 क्रोमोसोम, और ये सेकंड 6 क्रोमोसोम क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। और इसमें ओवरिन डिस्टेंशन होता है, ओवरी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, तो इसकी वजह से क्या होता है, ख़तरा होती है। और ये भी याद करना कि किडनी डेवलपमेंट किस में सही तरह से नहीं होता है, इसका एबनॉर्मलिटी किस में होता है, तो ये टर्नर सिंड्रोम में होता है। इसका डेवलपमेंट भी सही नहीं होता है, उसका लोकेशन और उसका वास्कुलर सप्लाई क्या होता है, वो चेंज हो जाती है। इसके बाद ये क्लिनिकल सिम्टम ये भी याद करना। हाँ, तीसरा हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा था। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये टेस्टिकुलर डिस्टेंशन उसमें होता है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है, और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये मेल में होता है। और इसमें जो 6 क्रोमोसोम होता है एक्स वाई, उनके साथ क्या होता है, वो एक एक्स क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है, तो इसका नंबरिंग कितना होता है, हाँ 46 हो जाती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद करना। और इसका काजेज़ मैंने बताया था कि नॉन डिस्जंक्शन उसका काजेज़ है मेनली। नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग द मियासिस जो क्रोमोसोम सेपरेट होता है, तो इस टाइम पे क्या होता है, वो सेपरेट नहीं होते, अलग नहीं होते, तो इसकी वजह से क्रोमोसोम क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू सो मच।